नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। कोरोना से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड मरीजों में लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार इस वक्त फोकस ब्लैक फंगस के मरीजों के ऊपर कर रही है कि उनको तुरंत इलाज मुहैया हो सके। सरकार ने ब्लैक फंगस की कालाबाजारी यानी कि उससे जुड़ी हुई दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शासन मरीजों की संख्या के मुताबिक ब्लैक फंगस की दवा सीधे अस्पतालों को मुहैया करवा रहा है ताकि इसकी कालाबाजारी ना हो। जिलों के डीएम ब्लैक फंगस के केस के बढ़ने की आशंका को देखते हुए दवा की डिमांड शासन को भेजते हैं। इसके बाद शासन दवाइयां और इंजेक्शन को सुनिश्चित करवाता है। अब आपात स्थिति में कमिश्नर, एडी हेल्थ, डीएम और सीएमओ की संस्तुति पर मरीज को ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। सरकार ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुकी है। पिछले महीने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आने के बाद शासन और प्रशासन ने एहतियाती कदम अब उठा लिए हैं। चूंकि कालाबाजारी करने वालों से दवा को बचाने की व्यवस्था शासन ने अपने स्तर पर तैयार की हो, डीएम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसको लागू करे। लेकिन ब्लैक फंगस के इलाज में एम्फोटेरेसिन बी दवा का इस्तेमाल प्रमुखता से होता है और अब शासन मरीज के हिसाब से सीधे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को यह दवा भेज रहा है। दवा की कालाबाजारी पर नजर रखने के लिए डीएम ने अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है जो कि गोपनीय तरीके से इस पूरे प्रकरण की पड़ताल करती हैं। सरकार के इस एक्शन प्लान पर लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। तो सवाल उठना ऐसे में लाजमी है कि आखिर जब इलाज है तो उसके नाम पर यह सियासत क्यों हो रही है। सरकार की नीतियों पर हर बार सवाल विपक्ष की तरफ से क्यों उठते हैं। सरकार ने जब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है तो फिर इसको लेकर के इतना विवाद क्यों है, और इंजेक्शन की बाजार में बिक्री बैन है तो फिर इसकी कालाबाजारी कैसे हो सकती है। क्या दवा कारोबारी सीधे कंपनियों से ये डील कर रहे हैं, और जीवन रक्षक दवाओं की कमी दूर कैसे होगी, ये समय का सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन सवाल इसमें कई महत्वपूर्ण हैं। सवाल इस बात का भी है कि जीवन रक्षक दवाइयां, इनकी कमी को दूर कैसे किया जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट अभी किसी को बेचने की अनुमति नहीं है, यानी कि डीएम या अधिकारी की संस्तुति पर ही यह बिक सकता है या संबंधित अस्पताल को उपलब्ध हो सकता है, तो फिर इसकी कालाबाजारी कैसे हो रही है। तो जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में उन मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं जिन्हें ब्लैक फंगस की एंटीडोज नहीं मिल पा रही। मार्केट से ब्लैक फंगस के लिए लगने वाला एम्फोटेरेसिन बी नाम का इंजेक्शन गायब है। इसको लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने लखनऊ की पीजीआई मेडिसिन मार्केट की पड़ताल की है। देखिए। अरे भैया, इंजेक्शन मिल जाएगा? भाई 150 का तो कभी नहीं बता रहा हूँ। देखो इंजेक्शन मिल जाएगा। भी है? कहाँ मिल पाएगा भैया? ये आगे नंबर पे ट्राई कर लीजिए। ठीक है। इंजेक्शन मिलेगा आपके पास? 3 mg वाली कितनी बोली? 2 mg नहीं होगा। कहाँ मिल पाएगा? ये आ ही नहीं रहा है। पेशेंट को बहुत ज़रूरत है इस वक्त। हाँ, जरूरत बहुत है। तो ये वही है, एंडोसॉम का फॉर्मूला है। कैसे मिल पाएगा? बहुत ज़रूरत है। आ ही नहीं पाया। जरूरत तो सर सबको है, उनको मना थोड़ी करते, होते तो देते, बेचने के लिए दुकान पर बैठा देंगे, है कि नहीं। जब नहीं कंपनी में नहीं है तो हम लोग यहाँ बना को लेंगे नहीं। कोई दूसरा इसका फार्मूला है? कोई फार्मूला होता दे देते तो हम आपको बताते कि भैया सब दूसरी कंपनी का है। से देखा गया है कि देश में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि इस बीमारी में जो एम्फोटेरेसिन बी नाम का एक इंजेक्शन है, जिसका आप देख रहे हैं, मैंने आज बाकायदे एक पर्चा बनवाया पेशेंट का नाम लिखवा कर, और
इसका मैंने सर्वे किया मार्केट में आकर। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ की पीजीआई मेडिसिन मार्केट में हैं और यहाँ पर पीजीआई एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम पेशेंट भी रहते हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि कहीं भी एम्फोटेरासिन बी नाम का इंजेक्शन नहीं मिला। हर तरह से पड़ताल की हमने, तमाम जगह से ब्लैक मार्केटिंग की भी खबरें सुनने में आ रही थी। हालांकि पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं। यहाँ देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, इनका पूरा मेडिकल एसोसिएशन है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है, जो एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन है वो आखिर मार्केट में क्यों नहीं अवेलेबल हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? तो पंकज त्रिपाठी। पंकज जी बताइए कि ब्लैक फंगस के लिए जिस तरह से ये इंजेक्शन है एम्फोटेरासिन बी, ये मार्केट से गायब है, ऐसे में क्या समस्या आ रही, क्यों गायब हुआ है ये? बहुत पेशेंट परेशान है इसको लेके और मेरे ख्याल से रोज डेली का 10 से 15 पेशेंट का चक्कर लगी रहा है यहाँ पे और इंजेक्शन किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं पर हम लोग को भी नहीं मिल पा रहा। हम लोग पेशेंटों को सजेस्ट करते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी इनकी है, वहाँ पे शायद अवेलेबिलिटी है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको वहाँ पे भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अभी ये बीमारी तो बहुत पुरानी है, तो ये इंजेक्शन क्या पहले मार्केट में था? हाँ, पहले अवेलेबल था। अब क्यों गायब हो गया, इसके पीछे का क्या रीज़न है? समझ में नहीं आ रहा कि दमी से पूरा माल ही गायब हो गया, कहीं नहीं मिल पा रहा है माल, कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा। हम लोगों ने बहुत हाथ पाँव मारे लेकिन ये अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। हाँ सर, में और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। सर आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि जिस तरह से मार्केट से जो ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है, एंटीडोज है, वो अचानक से गायब हो गई, क्या कारण मान रहे हैं आप इसका? तो भैया ये तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अब मार्केट में पूछा जा रहा है तो वहाँ अवेलेबल नहीं है, हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। आप लोग जहाँ से होलसेल मार्केट, हाँ, जहाँ से लेते हैं वहाँ से नहीं मिल पा क्या रहा। पहले इसकी अवेलेबिलिटी थी? पहले था, लेकिन अभी तो ये जब से ये ब्लैक फंगस फैल रहा है तब से नहीं। तो सुन रहे थे आप किस तरीके से जो ये रियलिटी चेक है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिला है। लेकिन लखनऊ के केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री हरीश शाह की तरफ से भी इसी तरीके की बातों को बताया गया। कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिर कैसे और किस तरीके से ये जो ब्लैक मार्केटिंग है इसको कैसे रोका जाएगा। और सवाल इस बात का भी बरकरार है कि आखिर इसको लेकर के जो बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं उसके मायने क्या हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले मैं उनका परिचय करवा देता हूं, उसके बाद इस चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब्बास हैदर जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब्बास हैदर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी मौजूद हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और इसके अलावा जितेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर है रेड क्रॉस सोसाइटी के। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनीता जी, सबसे पहले आपसे ही हम शुरुआत करेंगे इस चर्चा की, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं खासतौर से जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित आप लोग कर रहे हैं, कैसे इसको जो इसके जरूरतमंद लोग हैं वहां तक आप लोग पहुंचाएंगे? और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि विपक्ष लगातार इन स्थितियों को लेकर के और जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप रिएक्ट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे केवल वर्धा जनरेटिव लाइफ साइंसेज एक ही कंपनी है जो ये इंजेक्शन को तैयार कर रही है और ये सरकार ने अपने हाथों में इसलिए लिया है क्योंकि मार्केट में ब्लैक ज्यादा हो रही थी। इस वजह सरकार जहाँ जरूरत है वहाँ उसको अवेलेबल करा रही है। ऐसा नहीं है कि मरीजों तक ये चीज पहुँच नहीं रही है। और विपक्ष की राजनीति करने की ये हमेशा वो हर चीज पे राजनीति करते हैं, इससे विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। वो तो वैक्सीन पे भी राजनीति कर रहे हैं, जबकि आप देखिए भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर पे में है देश जहाँ पे सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। और आज जो सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे देश में लगी है, भारत में 130 दिनों में 20 करोड़ टीके डोज दिए गए और ब्रिटेन में 168 में सिर्फ 6 करोड़ और ब्राजील में 128 में 5.9 करोड़, जर्मनी में 159 दिनों में 415 करोड़। सबसे ज्यादा भारत में ही इंजेक्शन लग रहे हैं, सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या है। विपक्ष को केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जनता का कोई काम नहीं करना है। और ये ब्लैक फंगस की जहाँ तक बात है, एक ही कंपनी है जो इसको तैयार कर रही है, वो सरकार ने अपने हाथों में लेकर सीधे सरकारी और पर जहाँ जरूरत है वहाँ पे इंजेक्शन दे रही है सर। क्योंकि बाजार में आते ही कुछ ऐसे लोग हैं जो तुरंत ब्लैक मार्केटिंग कर ले, जिस चीज की जरूरत पड़ती है लोग उस पर अपनी ब्लैक मार्केटिंग। ये चीज ये सरकार तो कराती नहीं है, हम और आप जनता है जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो दाम बढ़ाते हैं, जो लोगों के आज लाशों पे राजनीति करे, उनके लाशों के साथ ऐसा कर। ये बड़ी ही आपने देखा होगा कि बहुत पहले ये भी आया था कि कफन वहां से बेचे जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कितने हम लोग सब लोग गिर चुके हैं, कैसे हमारे सब गिर चुके हैं इस वजह से। अनीता जी, कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं, खासतौर से स्पेसिफिकली मैं ये थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि जो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिनका इलाज चाहे मेडिकल कॉलेज में या फिर पीजीआई में हो रहा हो,
वहां पर ये जो दवा है ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई, इसको लेकर के कोई शॉर्टेज नहीं है, आप इस बात को कहना चाह रही हैं? क्योंकि इसको हम लोग ओपन मार्केट में बेच नहीं रहे हैं, इसलिए ये दुकानों पर दवाइयां नहीं है। हाँ, बस ओपन मार्केट में नहीं है, अभी हम केवल जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ डीएम को यहाँ पे उससे वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आ रही, जहाँ मरीज एडमिट है वहाँ उनको हर तरह का इलाज मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। वहाँ पे ना ऑक्सीजन की कमी है, ना इंजेक्शन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है। अब आज देखिए हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार की बड़ी तारीफ की है। आप हाई कोर्ट के अंदर देखिए, उन्होंने योगी सरकार की बहुत जल्दी नियंत्रण में लिए, कई जिलों में उन्होंने देखा और जिलों की भी रिपोर्ट मांगी है। तो ये सब चीज देखा जाए तो सरकार जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है, जनता तक सीधे सीधे सारी उपलब्धियां पहुंचा रही है। लेकिन विपक्ष को सहयोग तो करना नहीं है, सुझाव कुछ देना नहीं है, केवल उनको राजनीति करनी है, उनको केवल राजनीति। चलिए ठीक है, इस बात का जवाब मैं ले लूंगा। अब्बास जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो उस बात का जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अब्बास जी के पास जाऊं, मैं जितेंद्र जी आपका रुख कर लेता हूं। रेड क्रॉस सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो पड़ताल कर रहे थे वहां पर भी एक केमिस्ट ने ये बात कही कि शायद रेड क्रॉस सोसाइटी इसमें आपकी कुछ मदद कर सकती है, वो उपलब्धता करवा सकती है उस दवा की जो ब्लैक फंगस के लिए अभी इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि दवा की जो शॉर्टेज है या जो कालाबाजारी की जो स्थितियां या जो खबरें आ रही हैं, इसको हम लोग कैसे देखें? क्या इस तरीके की स्थितियां, और क्या आप लोगों के माध्यम से भी ये उपलब्धता आप लोग सुनिश्चित करवा पा रहे हैं? मैं थोड़ा इस विषय को आपसे समझना चाहूंगा, जितेंद्र जी। देखिए, हम आपको बताएं, ब्लैक फंगस की बीमारी से पहले जो कोविड की कोविड के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो अनुपलब्धता थी उसको सुनिश्चित कराने के लिए उसकी काफी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। उसकी जिम्मेदारी रेड क्रॉस सोसाइटी को दी गई, जिसको हम लोगों ने बड़ी सफलतापूर्वक और बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया। लेकिन उसके बाद में अभी ब्लैक फंगस वाली जो बीमारी शुरू हुई है वो बहुत उसकी 17-18 तारीख से अचानक काफी डिमांड इस इंजेक्शन की आना शुरू हो गई। इसमें आवाज बहुत हो रही है। चलिए जितेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, चूंकि कुछ ऑडियो की दिक्कत है, मैं उसको सही करवाता हूं। लेकिन बहुत ब्लड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब्बास जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। नीता जी की बात का भी जवाब दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कहा कि विपक्ष को ऐसे माहौल में, महामारी के दौर में कम से कम आप एक सपोर्टिव मोड में होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। सिर्फ आलोचना करने के लिए या फिर आप लोग सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कमी है, बस इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें अब्बास जी इस बात का। मैडम ने 5-6 बातें कही। मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि मेरे परिचित परिवार की तरह उनका 3 दिन पहले पीजीआई में इस इंजेक्शन को ना मिल पाने की वजह से देहांत हो गया। तो ये इनके हिसाब से इंजेक्शन की उपलब्धता है। मेरा सरकार से सिर्फ ये आग्रह है कि आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं, आप उसको अवेलेबल कराएं, ट्रांसपोर्ट से आप उसका क्विक करें, फ्लाइट चला करके मौके पे लोगों की, ताकि जान बचाई सके। देखिए, जिस व्यक्ति को इस इंजेक्शन की जरूरत है वो पहले ही बहुत मानसिक पीड़ा से गुजर चुका है। वो कोविड से, ज्यादातर लोग उसमें ऐसे जिनको कोविड हो चुका है, और कोविड के दौरान रेमडेसिविर के लिए भी रेड क्रॉस के साथी बताएंगे कि दर भटक के 8 जगह उसे फाइल मार करानी थी, फिर जाके उसे रेड क्रॉस सोसाइटी से इंजेक्शन मिल रहा था। तो मेरा सिर्फ ये सुझाव है सरकार को कि जो प्रोसेस है उसको सुगम बनाए, राजनीति का ये समय नहीं है। अभी मैडम ने दूसरी बात कही कि हाई कोर्ट ने इनकी तारीफ करी। हाई कोर्ट, अगर इनको ये बात तारीफ लगती है कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की राम भरोसे हैं, तो बिल्कुल वो तारीफ हो सकती है। और इन्होंने एक बात और भी कही। आज की बात सुनिए, आज देखिए हाई कोर्ट, मैं पहले की बात नहीं कर रही, अभी उसके बाद सारे जिलों में उन्होंने कवर कर लिया है। आप देखिए इधर, आप किन जिलों में कवर किया, आप बताइए। मेरी बात सुनिए, इस समय ऑक्सीजन प्लांट अवेलेबल है, इस समय ऑक्सीजन प्लांट अवेलेबल है, बेड अवेलेबल है। अनीता जी देखिए, मैं पूरा समय दे रहा हूं, मैं सारे, मेरे पास जितने वक्त था मैं सबको बराबर से पूरा समय दे रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके सब लोग अपनी बात रखें, ताकि चर्चा भी अच्छी हो जाए, लोगों को एक दूसरे की बात का जवाब भी मिल जाए। अब्बास जी की बात कंप्लीट हो जाए। अनीता जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। अनीता जी ने 5-6 बातें करी, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी बात का बाद में काउंटर दे दीजिएगा जब आपको मौका मिलेगा। देखिए, आप दूसरा रामनवमी जो है कैसे छीनी गई है शवों की, वो किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। रॉयटर्स ने ऊपर से तस्वीरें लेकर के सब जगह छपी, वो आप से छुपा नहीं है। देखिए जो, और जहां अभी आपने वैक्सीनेशन की बात करी, तो आप मुझे बताइए जनवरी से पहले केंद्र सरकार ने क्यों नहीं
जब हमारे देश के 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन करने की आप बात करते हैं और आपने ऑर्डर 28 करोड़ वैक्सीन का दिया जो 14 करोड़ लोगों को लगेगी, तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि वैक्सीन की उपलब्धता जब नहीं है तो आप वैक्सीनेशन करने पे तो आप जोर दे रहे हैं, लेकिन उपलब्धता तो आप देखिए उसकी सबको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से आप बचा सकते हैं। देखिए कोविड से बचाना है, जब हम कोविड से बचा लेंगे तो ब्लैक फंगस से भी हम बचा ले जाएंगे। कोविड से बचाने के लिए सरकार ने गलत नीति ली है, उन्होंने उनकी कोई वैक्सीनेशन पॉलिसी सुनिश्चित नहीं करी। पहले मॉडर्ना और फाइजर को इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आकर के ट्रायल करिए, उसके बाद जब वो पीछे हट गए तो आपने उन्हें इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया अप्रैल में, और अब उनके पास माल देने को नहीं है तो आपके विदेश मंत्री अमेरिका में बैठ करके 5 करोड़ डोज का आप जो है कल ही शाम को आपने जो है वहां से 5 करोड़ डोज से क्या हो जाएगा बताइए आप? 5 करोड़ डोज कितने लोगों को लग पाएगी देश में? हमारी 135 करोड़ की आबादी है, आप सिर्फ 3% लोग वैक्सीनेट हुए हैं पूरी तरह से, 11% लोग आप अमेरिका और ब्राजील से कंपैरिजन कर रही हैं, यूके से कर लीजिए जिसकी 7 करोड़ आबादी, जिसकी 2 करोड़ आबादी, उससे हमारा क्या कंपैरिजन? अगर ऐसे कंपैरिजन करेंगे आप तो उत्तर प्रदेश में मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ बाजी। तो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ 62 लाख लोग वैक्सीनेट हुए। राजस्थान की 8 करोड़ आबादी, 1 करोड़ 60 लाख लोग वैक्सीनेट हुए। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। देखिए ये ऐसा समय है कि सब राजनीतिक दलों को राजनीति और से ऊपर उठ करके सहयोग करके काम करने की, लेकिन अगर हम आपको कोई सुझाव दे रहे हैं तो उसको आप बुरी भावना से मत लीजिए। चलिए अब्बास जी आपकी बात का मैं जस्ट समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम जो बात बता रहे हैं उसको लेकर के कम से कम उसको सकारात्मक तौर पर अगर सत्ता पक्ष देख ले तो ये खामियां दूर हो सकती हैं। शौकत अली जी एक रिएक्शन आपका भी मैं चाहूंगा। क्या सिर्फ ये बताना कि ये इस तरीके की परिस्थितियां इसलिए बनी क्योंकि इनका मैनेजमेंट खराब था, या कोई सकारात्मक बात भी इस दौर के अंदर कही जा सकती है ताकि एक विपक्ष की भूमिका, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आप विपक्षी पार्टी हैं, उस भूमिका के अंदर विपक्ष नजर नहीं आ रहा? भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है। क्या सिर्फ ये बताना कि ये खामी है या इस तरीके की परिस्थितियां हैं, इससे क्या प्रदेश की जनता का भला होगा? शौकत अली जी मैं चाह रहा हूं कि जरा जवाब दें इसका। आयुष जी, जब समाजवादी पार्टी इनको राय देती है तो ये उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बताया था कि लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट हम लोगों ने बनाया है, आप उसको यूज कर लीजिए। क्या इन लोगों ने उनकी बात मानी? और जब भी समाजवादी पार्टी मदद करने के लिए आ गया, इन लोगों ने एक मुकदमा लिखने का काम किया। तमाम पार्टियां जब भी विपक्ष के तौर पे उन लोगों ने कहा कि सत्ता का हम सहयोग कर देंगे, विपरीत परिस्थिति है, पूरा देश आज जूझ रहा है एक बड़ी महामारी से और हम लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने का काम किया। अभी आपको ताजा उदाहरण भी देखने को मिला होगा लखनऊ में, एक पार्टी ने कहा कि हम ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम करेंगे, लोगों ने क्या किया, उनकी गाड़ियां सील कर दी, ऑक्सीजन सील कर दी। तो हमसे ये कैसी उम्मीद रखते हैं? देखिए इनकी व्यवस्था तो चौपट है, ये पूरा देश देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। आप पत्रकार महोदय अखबार में छाप रहे हैं, आप लोग टीवी के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं, इनके सांसद मंत्री विधायक खुद स्वयं चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। जीएसटी पीएसटी आज बंद पड़े हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बिल्कुल अनिता जी सबकी बात हो जाए, मैं आपको बिल्कुल समय दूंगा। नहीं बोला, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं बिल्कुल शौकत जी बात कंप्लीट करें आप। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि कोर्ट ने हमारी तारीफ की। अरे तारीफ की आपकी WHO ने भी की थी। बड़ा दुर्भाग्य था कि एक दुनिया लेवल की संस्था उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा था और उत्तर प्रदेश के हालात आज जब पूरे हैं तो कोई तारीफ वाला नजर नहीं आया, बताने वाला नजर नहीं आया। तमाम लोगों ने अपनी जबान पे ताला लगा लिया। अरे ये भी तो बता देते वो लोग जो तारीफ कर रहे थे कि आज स्थिति इतनी खराब है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल ठीक से उपलब्ध नहीं, बेड उपलब्ध नहीं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं। ये जो व्यवस्थाएं खराब थी इसका जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार थी। सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय निंद्रावस्था में थी, सिर्फ बयान देने का काम कर रही थी, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही थी। जिस वक्त लोगों को जरूरत थी उस वक्त सरकार क्वारंटाइन थी। अब कहते हैं कि नहीं सब कुछ रामराज है, सब कुछ सही है। अरे महाराज हम कहते हैं आपकी नजर में सब कुछ सही होगा, लेकिन वो गंगा में बहती हुई लाशें, वो चीखती चिल्लाती आवाजें आपको शायद न सुनाई दे रही हो। तमाम तस्वीरें अखबारों ने छापी, तमाम चैनलों ने चलाया, हो सकता है वो सारे झूठ छाप रहे हो, सारा जो टीवी पे दिखाया जा रहा हो सारा झूठ हो, लेकिन जिनके घर का व्यक्ति गया वो जरूर आपसे पूछेंगे कि महाराज अगर आपकी सारी व्यवस्थाएं सही थी तो फिर हमारे घर का व्यक्ति कैसे? चलिए ठीक है, चलिए शौकत जी अब आपकी बात का जवाब अनिता जी देंगे, लेकिन जितेंद्र जी की बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जितेंद्र जी, रेड क्रॉस के माध्यम से कैसे आप लोगों ने मदद पहुंचाई और कैसे अभी भी इस मुसीबत के दौर में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप इसको बता पाए जितेंद्र जी। देखिए मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। कोविड संक्रमित लोगों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की
किल्लत थी और उसको उसके लिए सरकार ने रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों को जिम्मेवारी दी कि इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो और लोगों को सुगम तरीके से ये पहुंचे। हम लोगों ने इस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाया और इसकी ब्लैक खत्म हुई, लोगों के बीच में इसकी कमी खत्म हुई। इसके बाद में इस ब्लैक फंगस की स्थिति आई। ब्लैक फंगस की स्थिति में इंजेक्शन की भी डिमांड शुरू हुई, लेकिन इसमें स्थिति यह है कि इस इंजेक्शन की उपलब्धता बहुत प्रॉपर नहीं हो पा रही है। सरकार ने इस इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए हम लोगों को प्रॉपर जितने लेटर जारी किए हैं उसके हिसाब से अभी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लगभग हम लोगों को 500 से 600 इंजेक्शन रोज की आवश्यकता है, लेकिन आपूर्ति आप ये मान के चले 20 तारीख से हम लोगों के पास में आना शुरू हुआ है इंजेक्शन, अभी तक 300 से 325 इंजेक्शन आ पाए हैं, जबकि 500 से 600 इंजेक्शन रोज कम से कम हमको चाहिए। जिस हिसाब से सरकार ने लेटर जारी किए हैं प्राइवेट अस्पतालों की आपूर्ति के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को। चलिए अनीता जी, मैं चाह रहा हूं कि देखिए दो बातें यहां पे बहुत महत्वपूर्ण हुई। एक तो आपकी बात का जवाब देते हुए अब्बास जी ने बताया कि उनके कोई रिश्तेदार थे जिनको ब्लैक फंगस की वजह से उनकी डेथ हुई, चूंकि उनको वो इंजेक्शन नहीं मिल पाया जिसको आप कह रही थी कि उसकी उपलब्धता है, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरी बात जो यहां पर ये उठी कि भाई विपक्ष को सकारात्मक भूमिका में होना चाहिए, तो शौकत जी ने बताया कि उन्होंने कई सुझाव आप लोगों को दिए, लेकिन आप उस सुझावों को मानते नहीं। तो ऐसे में विपक्ष का काम है आपको ये बताते रहना कि क्या गलत है। मैनेजमेंट को लेकर सवाल, मैं चाह रहा हूं इन दोनों ही सवालों का जवाब देते हुए इन लोगों की बातों का आप जवाब दें। अनीता जी, देखिए शौकत जी ने बहुत बढ़िया बोला। अखिलेश जी ने ये भी सुझाव दिया था कि बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं हम लगवाएंगे, और जब हमारी सरकार आएगी तब लोग भाजपा की वैक्सीन। इन्होंने सबसे पहले इनके दो चेहरे हैं, दिखाते कुछ है करते कुछ है, ये आप सबको मालूम होगा। इन्होंने बिल्कुल खुलेआम ये बात कही थी, वैक्सीन के लिए गुमराह किया जनता को, ये हमेशा डबल बात को बोला। और एक चीज मैं और कहना चाह रही हूँ, आज शायद हम लोगों को मालूम नहीं है कि सीएम ने आकाश ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ड्रोन के जरिए भी वीडियो बनाना करने के लिए, उससे भी सारी आपकी सिचुएशन गांव में शहरों में सब ली जाएंगी, कहाँ पे क्या है। आज आकाशीय मार्ग से भी उन्होंने ये व्यवस्था को शुरू किया है। तो हमारी योगी सरकार जिस तरह से हर तरह से गांव में शहरों में, वह ये कहती है जब वेव आई बहुत तेजी से आई, ठीक है हम उस समय थोड़ा सा नहीं उसको पकड़ा हुआ है, लेकिन अब बहुत जल्दी उसको पकड़ मजबूत करके आज हमारे पास ऑक्सीजन भी पर्याप्त है, आज हमारे पास बेड भी पर्याप्त है, आज हमारे हॉस्पिटल भी पर्याप्त है। आप देखिए हमने इतने सालों में हमने 30 से मेडिकल कॉलेज हमने नए बनवाए, 2 एम्स की हमने व्यवस्था की, हमने तो आते ही जन औषधि केंद्र हमने किया, उसके बाद हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था। हमारा तो पहला ही एम ये था कि स्वास्थ्य को लेकर हम पहले अच्छे से अच्छा कार्य करें। हमने स्वास्थ्य को नंबर 1 पे रखा, शिक्षा को नंबर 1 पे रखा। तो हमें केवल ये है कि जो दो चेहरे दिखाते हैं ना, ये दो चेहरे ना दिखाए। जब हम लोग सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तब ये लोग गायब हो जाते हैं, उस सर्वदलीय बैठक में कुछ नहीं बोलते हैं, बाद में ये लोग उसकी आलोचना करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप सीधी सीधी बात रखी ना, आपने वैक्सीन पे कितना गुमराह किया लोगों को, ये वैक्सीन ठीक नहीं है, वैक्सीन मत लगवाइए, वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। ये सब बातें, दो बातें मत करिए, आप सुझाव दीजिए, हम लेंगे जरूर, आप हमारा सहयोग करिए, हम लेंगे जरूर। ले नहीं है कि आप देखिए जो भी है जनहित के लिए आपको काम करना है, जनता के लिए आप भी कर रहे हैं, जनता के लिए हम भी कर रहे हैं, और जनता को दिखेगा कि आप हमारा सहयोग करें। जनता देख रही है आप। अभी आप देखिए हमारे सफाई में सीएम योगी गए, फिर बाद में गंगा जल से उसको शुद्ध करे कि सीएम योगी आप, मतलब कितनी कैसी चीजें कर रहे हैं ये लोग, क्या करना चाहते हैं। मतलब आज हम लोग को इस तरह से नहीं, ये देखिए अनीता जी, मुझे देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष में अगर आप लोग होते तो आपकी भी आज यही स्थिति होती जो आज विपक्ष की है। आप लोग विपक्ष में बहुत लंबे समय से रहे, मुझे लगता है बीजेपी के पास तो ये अनुभव सबसे ज्यादा है। लेकिन मुझे ये बताएं अनीता जी, मुझे ये बताएं, देखिए हम अपने भूतकाल से बहुत कुछ सीखते हैं, भविष्य के लिए हम उसके लिए तैयार होते हैं। आपने ये बात कहा कि देखिए शुरुआत में जब ये सेकंड वेव आई तो उस समय दिक्कतें हुई, लेकिन आपने उसको बहुत जल्दी पकड़ा, आप इस बात को कह रही थी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ यह है कि ब्लैक फंगस भी तो पोस्ट कोविड के बाद अब हम लोग देख रहे हैं ना कि ज्यादा है। अभी भी जो केसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उसके लिए भी अगर वो जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो फिर कैसे आप लोग उसको मैनेज कर पा रहे हैं? यहां तो सवाल उठना लाजमी है ना अनीता जी, क्योंकि अभी अब्बास जी ने बताया इनके रिश्तेदार जिनकी डेथ हुई, उनकी डेथ ही इस वजह से हो गई क्योंकि उनको वो जो जीवन रक्षक दवा थी या जो इंजेक्शन था वो नहीं मिल पाया। अनीता जी, ऐसा कैसे हो रहा है प्रदेश के अंदर?
देखिए मैंने आपसे कहा ना, एक कंपनी है जो इस इंजेक्शन को बना रही है भारत में, और वो उन्होंने सरकार के हैंड ओवर कर दिया। अब धीरे धीरे इसको और क्योंकि ये अचानक ही चीजें आई है, बीमारियां अचानक आई है, तो उसको जो बना रही है कंपनी, वो एक कंपनी है जिसको गडकरी जी ने अभी किया। तो सबसे बड़ी बात है जो सरकार ने अपने हाथों में, क्योंकि पहले मार्केटिंग में आ गया था, और मार्केटिंग में आने के बाद आपने देखा कितनी ब्लैक में चलने लग गया, दिल्ली में कितनी मार्केटिंग में था, सब कुछ था, लेकिन लोगों ने उसके क्या कहते हैं पैसा कमाने, जो भी चीज की जरूरत होती है, आप देखिए चाहे ऑक्सीमीटर की जरूरत हो चाहे जिसकी मीटर, उसमें लोग पैसा कमाने में लग जाते हैं। ये हमारी मतलब हमारी संवेदनाएं कहाँ चली गई, हमारे लोगों के प्रति जो वो मानवता कहाँ चली गई, ये हम लोग की कमी है ना, हम जैसे जनता लोगों की कमी है ना। ठीक है, देखिए नहीं ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, उसको लेकर के समय समय पर लोग बहुत बार जागरूक, और हम लोग भी लगातार ये अपील करते रहते हैं। लेकिन सवाल देखिए अनीता जी इसलिए है, सत्ता पक्ष के अंदर जो बैठा हुआ है अल्टीमेटली उसको ही चीजों को मैनेज करना है। अगर वैक्सीनेशन को लेकर के भी अभी सवाल उठ रहे हों, और आप वैक्सीनेशन के लिए आप कह रहे हों कि हम पर्याप्त संख्या में हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, और उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो रहे हों, तो सवाल उठने तो लाजमी है ना। विपक्ष को मौका तो आप ही देते हैं कि वो इस पर सवाल उठाए। देखिए वैक्सीन प्राप्त है और वैक्सीन लग रही है, हम केवल भीड़ ना बड़े इसलिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि एकदम से हम भीड़ बढ़ा देंगे तो वो आप देखिए जो हम कोरोना की चेन को तोड़ने में लगे, वो कोरोना की चेन को बढ़ जाएगी। आप देखिए जो 45 से ऊपर लोग हैं, उनको जब भी आप जाइए इंजेक्शन लग जाते हैं। 18 से 45 तक के लोगों की जो बात है, उसमें केवल ये है कि हम उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें जितने नंबर आते हैं उसमें लोग जाके इंजेक्शन लगवाते हैं। एक व्यवस्था को बनाया गया, ये केवल थोड़े दिन की व्यवस्था है, जब कोरोना थोड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर इसको खुलेआम हम लोग कैंप लगा के भी वैक्सीन लगाएंगे। आपने जाके अगल बगल हॉस्पिटल में सब जगह वैक्सीन, अभी भी देखिए आप यहाँ पे लखनऊ के अंदर स्कूलों में कॉलेजों में अलग से वैक्सीन लगवाई गई है। ऐसा नहीं है कि खाली उन्हीं सेंटरों पे लगाई गई, और भी कई सेंटर दे दिए गए थे वैक्सीन लगाने के लिए। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि आज सरकार भी इंजेक्शनों को जहाँ जरूरत है डीएम के जरिए इंजेक्शनों को पहुंचा रही है, व्यवस्था दे रही है। लेकिन आज ऑक्सीजन की चाहे बात हो, चाहे आज बेड की बात हो, आपको हर हॉस्पिटल में अवेलेबल मिलेगा। सारी व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ कर दी गई है। पहले मैं कह नहीं मानती कि पहले सुदृढ़ थी, पहले थोड़ी अव्यवस्था जरूर थी, हम इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन हम आज इस समय वर्तमान समय में पूरी व्यवस्था को काफी हद तक सुधार दिया गया है। चलिए ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा अनीता जी मुझे ये अच्छा लगा कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष ने इस बात को स्वीकार किया कम से कम कि हाँ व्यवस्थाएं इस शुरुआती दौर में जरूर हुई। अब्बास हैदर जी। अनीता जी ने अभी कुछ बातें कही। एक तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई जिसमें विपक्ष ने या कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया? चुनाव से पहले सुनिए, पंचायत चुनाव से मैं बता रही चुनाव से पहले योगी जी ने जिले पंचायत की सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें काफी लोग अनुपस्थित हुए, और चुनाव आयोग से देखिए चुनाव आयोग को अगर सर्वदलीय बैठक बुला के कहा जाता चुनाव नहीं होंगे, लेकिन सबने नामंजूर कर दिया। तो हमारे योगी जी ने चुनाव के लिए बोला कि चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग ने कहा नहीं होगा, सर्वदलीय उसमें कहीं भी नहीं सुन लीजिए, उसमें चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। बात सुन लीजिए, मैं आपको जो हकीकत बता रही हूँ, सर्वदलीय बैठक नहीं ठीक है, अनीता जी ठीक है बात आपकी, लेकिन मैं समझ गया। देखिए अब्बास जी का कहने का परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना है कि सर्वदलीय बैठक आप कोरोना को लेकर के भी बुला लेते हैं। चुनाव को लेकर के सर्वदलीय बैठक वो राजनीतिक मसला है। देखिए मेरी बात, लेकिन जब भी बैठक क्यों नहीं बुलाई आपने? हमने तो मांग करी, आपने नहीं बुलाई। मेरी बात सुन लीजिए, अब आपने अपनी बात रख लो, आप बाद में जवाब दे दीजिए, अभी बहुत समय है, मौका मिलेगा। अभी इस समय हम लोग पहले बीमारी देखेंगे कि पहले बैठक बुलाएंगे, ये बताइए। अभी आप खुद ही ये बात कह रही थी, मैं तो आपकी बात का जवाब नहीं अनीता जी चलिए ठीक है, चलिए अब्बास जी की बात को सुन लेते हैं। चलिए आप बड़ी हैं, आपका सम्मान है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। ठीक है चलिए अब्बास जी। देखिए ऐसा है कि ये अभी बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। अभी हमारे रेड क्रॉस के साथी ने बात कही कि 300 के करीब अब तक इंजेक्शन इनको मुहैया हुए हैं, जबकि 700 के आसपास पर डे की रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने इतना प्रोसेस घुमावदार बना दिया कि आदमी इससे चक्कर काटता रहे कि उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाए, वो आदमी दुनिया से उठ जाए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इस प्रोसेस को सुगम बनाएं। अब उसको सुगम बनाने के लिए आपको तो वहीं पे उपलब्ध हो सकती है अस्पताल में इंजेक्शन, लेकिन उसके पहले वॉर फुटिंग पे युद्ध स्तर पे आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। आपने कंपनी को एक्वायर कर लिया, लेकिन आपको चाहिए जो सरकार के और फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हैं
जहाँ पे वो वैक्सीन को बहुत जल्दी प्रोड्यूस करके मार्केट में पहुंचा सकती है। सिर्फ एक जो प्रोडक्शन प्लांट की उसकी कैपेसिटी होगी, उसकी कैपेसिटी जो हमारी सप्लाई डिमांड है मार्केट में उसके लिए पूरी नहीं हो सकती, पर्याप्त नहीं हो सकती। तो आपको जो है सप्लाई बहुत तेजी में बढ़ानी पड़ेगी, इसकी तरफ काम होना चाहिए। देखिए हम आपको सिर्फ अपने एडवाइस दे रहे हैं, सरकार आप चला रहे हैं, काम आपको करना है। हमारी एडवाइस से नाराज मत होइए, सुन लीजिए जब हमने वैक्सीन को लेके आपको एडवाइस दी, आपने काम नहीं किया। अब देखिए आप जब कोई नीचे मान लीजिए, मैं एक बात बता, देखिए अब बीच में मत टोकिए, बात सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। देखिए एक कुत्ते को मान लीजिए कोई कुत्ते की वैक्सीन किसी जिले में लग जाती है कहीं पे, तो मैं इसके लिए नहीं कहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री दोषी हैं, ये सिस्टम की गलती है। जैसे आपके शब्द में, चलिए मैं सिस्टम की गलती मान लेता हूं, लेकिन जहां पे डिसीजन मेकिंग प्रधानमंत्री के हाथ से वहां पे गलती है, उसके लिए भी हम आपको दोष मत दें, हम चुप हो जाएं। ये हमारा काम है, विपक्ष का ये काम है कि हम शांत हो जाएं। देखिए आपने भी बताया इतने पीजीआई और आपने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, आपकी कौन सी योजना बनाई हुई थी, कौन सी योजना आपने उद्घाटन किया, अगर आप नाम भी बता दीजिएगा उन पीजीआई मेडिकल कॉलेजेस के, ये आप अपने जो आपको समय मिलेगा उसमें, ठीक है, आप निकाल लीजिए। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताऊं वैक्सीनेशन को लेकर के आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर डाली, ठीक है, 3.5 करोड़ आप जनवरी में लगाते हैं। मैं आपको बता दूं जब 467 मौत हुई थी, मैं आपको बता दूं मार्च में, ठीक है, तब हमारे यहाँ 36, जब आपने प्रधानमंत्री ने 36 लाख वैक्सीन लगाई थी। 16 मई को जब 41 पर 6 मौतें हुई हैं, तो वैक्सीन लगने की संख्या 6,83,000 हो गई। तो सीधे वैक्सीनेशन घटा है या मौतें बढ़ी हैं? अब देखिए क्या है, अब आप जब युद्ध लड़ते हैं, देखिए हमने कोरोना से युद्ध लड़ा है, बात समझिए। युद्ध के समय में ये नहीं कहते जब युद्ध खत्म, देश की जनता ने लड़ा है, पूरे देश की जनता लड़ रही है। और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? देश की जनता की बात करने के लिए हम बैठे हुए हैं। जब कोरोना से हमने युद्ध लड़ा है, तो कोरोना से युद्ध के दौरान हम ये देखेंगे ना, जब हमारा युद्ध पीक पे था तब हमारी कितनी मौतें हुई। जब युद्ध समाप्त हो गया या युद्ध अगर मान लीजिए ढलान पे जा रहा है, आप उसका क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक दिन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में गए और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मुख्यमंत्री जी और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी इमेज अच्छी रहे। अगर कहीं पे फोटो में जो है लाशें दिख रही हैं, तो वो रामनामी भी खिंचवा लेना चाहते हैं, ठीक है। कहीं टायर लगा के किसी के आग लगा दी जाती है। देखिए आपने ऑक्सीजन और दवा तो उपलब्ध कराई नहीं समय पर, लोगों की मौतें हुई। जब लोगों की मौतें हुई, एक सेकंड, लोगों की मौत होने पर आप उनको सम्मान अंत्येष्टि भी नहीं उपलब्ध करा सके, आपकी ये सरकार है। आप अगर वाले अब छोड़िए बात, आप अब देखिए आप बोलने नहीं देंगे। चलिए ठीक है अनीता जी देखिए, बीच में काउंटर करने से ना आपकी बात समझ में आएगी ना उनकी आएगी, ना आपका जवाब आ पाएगा ना उनका सवाल आ पाएगा। अब्बास जी बहुत जल्दी से रैप अप करें, मैं शौकत जी के पास जाऊंगा इसके बाद। 2 बार बोला मैंने, एक शब्द नहीं बोला। आप बोलने नहीं देंगे तो किसी की आवाज नहीं सुनी। मैंने जो आदिवासी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपका जवाब बाद में सुनाइएगा, आप अभी क्यों सुना रही है, नोट करिए आप, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, देखिए जो गलतियां आपकी सरकार में हुई, चाहे गंगा, अभी आप ही के चैनल की रिपोर्ट चल रही थी कि किस तरह से गंगा का पानी हरा हो गया, गंगा को दूषित किया हो, लाशें बह रही गंगा में, ये सब चीजों पर मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहूंगा, टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम सिर्फ सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, उस सुझाव को आप ले लीजिए और उन पे कार्य करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा सिर्फ इतना मानना। शौकत जी इस बार कहने की विपक्ष विरोध, बिल्कुल ठीक है। चलिए शौकत जी हेलो जी, शौकत जी अनीता जी की बात का जवाब दें। मैं सुन नहीं पाया अनीता जी ने क्या कहा, मैं सुन नहीं अनीता जी ये कह रही हैं कि भाई देखिए आप लोग पहले तो वैक्सीन का विरोध करते रहे, अखिलेश जी की बात को भी वो कोट कर रही थी, उसके बाद कह रहे हैं कि आप लोग के डुअल फेस हैं। एक वो फेस है जो आप लोग यहाँ पर बैठकर चैनल के अंदर या चर्चा में कहते हैं, दूसरा वो है जो आप लोग कहते हैं और उसी के हिसाब से आगे आप लोग बढ़ते हैं अपनी राजनीतिक मंशा को साधने के लिए। मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब दें आप। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज जो इतना बड़ा प्रकोप आया और जो देश की जनता ने झेला, उसमें देश के प्रधानमंत्री का सीधा हाथ है। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ। आपको याद होगा आयुष जी कि देश के प्रधानमंत्री ने मंच पे खड़े होकर सीधे तौर पे कहा था कि हमने कोरोना से बड़ी जीत हासिल कर ली और देश की जनता को आश्वस्त कर दिया था कि आप फ्री हो जाइए। और जब देश की जनता फ्री हो गई और वो अपने काम में लग गई, और फिर जब दूसरी लहर कोरोना के इतने बड़े पैमाने पे आई तो वो चीज से ग्रसित हुई और सारे तमाम लोग संक्रमित हो गए उससे। तो मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को पहले देश से माफी मांगनी चाहिए। यदि इस तरह की बात देश से न की होती तो मुझे लगता तमाम लोगों की आज जानें बच गई होती और तमाम लोग उस चीज से अभी
अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। शौकत जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शायद अनीता जी याद ना हो, सुन लीजिए पहले। आपको अच्छे से याद है, हमें अच्छे से याद है। उन्होंने हमेशा कहा मास्क और 2 गज दूरी, मास्क से जुड़ी 2 गज की दूरी, ये हमेशा उन्होंने कहा। हम जैसी जनता लोगों ने उसको छोड़ा। 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, वो बंगाल में हम लोगों ने देखा है, चुनाव में हम लोगों ने देखा है कितनी दूरी थी, कितना मास्क जरूरी था, वो सब लोगों ने देखा है। देश के गृह मंत्री को भी देखा है, देश के प्रधानमंत्री को देखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा है, सबको हम लोगों ने देखा है। तो सीधी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश और देश के मुख्यमंत्री की थी कि वो देश की जनता को समझाते, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, लोगों को कहा कि आप फ्री हो जाइए। वो जो मैसेज दिया कि बंगाल में देखने को मिला कितना 2 गज की दूरी की नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए ठीक है, देखिए नहीं अनीता जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। शौकत जी, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको कि प्रधानमंत्री ने कब कहा कि आप मास्क ना लगाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, आप बिना किसी प्रिकॉशंस के घूमने लग जाएं, ऐसा तो प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा। हाँ, इस बात को जरूर कहा कि हमने कोरोना पर विजय पाई है, क्योंकि उस समय कोरोना के आंकड़े कम हो गए थे। जानते थे, जब आप जानते थे कोरोना की दूसरी लहर भी आ जाएगी, तीसरी लहर भी आ जाएगी, ये बात आपको तमाम लोगों ने, तमाम आपके विशेषज्ञों ने बताई थी, तमाम आपके पास जानकारियां उपलब्ध थी। उसके बावजूद भी इस बात को कहने की क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली, जब आप स्वयं इस बात को कोरोना पे जीत हासिल अभी भी की है। हमने अभी भी कोरोना पे, इस समय भी कोरोना पे जीत हासिल की है। नहीं, आपने देश को गुमराह कर रहे थे जब आप इस बात को जानते थे। गलत, आप गुमराह करते हो, आप जबरदस्त देख सकते हो। आप वैक्सीन का जवाब दीजिए, आपने वैक्सीन के लिए क्यों मना किया? आपने गुमराह क्यों किया वैक्सीन के लिए कि भाजपा की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवानी है, जब हमारी सरकार आएगी तब हम फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। आप लगवाए भाजपा की वैक्सीन, कतई नहीं लगवाएंगे। ये आपके नेता ने क्यों बोला? आपके नेता इस बात को क्यों बोले, बताइए। आज आप वैक्सीन के लिए मारे जा रहे हैं। इस महामारी से झेला है पूरे देश ने, पूरे देश ने महामारी को झेला है। और क्या चलती थी जब आप जानते थे आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास बेड नहीं है, आपके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बावजूद भी जनता को, देश की जनता को ये मैसेज देने का काम किया कि हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली है। ये क्या आपकी सरकार की, आपको मालूम है गोरखपुर में कितने बच्चे मरते थे कोरोना पे जीत हासिल कर ली जब आपके पास, आपकी सरकार थी जब आपके पास तमाम गोरखपुर में के बावजूद भी आपने देश को इस तरीके का मैसेज देने का काम किया। चलिए ठीक है, चलिए पाई के नहीं पाई। ठीक है, जितेंद्र जी मुझे बताएं, जितेंद्र जी मुझे बताएं कि क्या आप जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उसकी डिमांड और सप्लाई में अभी भारी अंतर है? चूंकि अब्बास जी ने भी इसी बात को कहा कि लोगों को वो सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि पहुंचते पहुंचते वहां तक बहुत समय लग जाता है लोगों तक वो जीवन रक्षक दवाइयों का। क्या इसी तरीके की स्थितियां हैं और डिमांड और सप्लाई में आप बहुत गैप देख पा रहे हैं? क्या ये इफेक्ट कर रहा है पेशेंट्स को? बिल्कुल सही। अगर इस बहस का सार्थक पहलू निकालना है तो हमें जो समस्या है उस पे बात करनी चाहिए, ना कि पीछे की तूतू में पे। ये हकीकत बात है कि इस समय हम कोरोना के संक्रमण से उबर के आज ब्लैक फंगस के संक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं और उसमें लोग परेशान हो रहे हैं। और इससे संबंधित दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की मंशा थी कि इस दवा की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लेकिन उसके सापेक्ष में जो व्यवस्था है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड किया। उसके साथ साथ प्रशासन में और दवा सप्लाई के लोगों में ये तालमेल नहीं था कि जो वो लेटर इशू कर रहे हैं और जो सप्लाई की स्थिति है वो बहुत प्रॉपर, उसके बीच में सामंजस्य हो। आपको मैं बताऊं कि लगभग प्रशासन ने 100 लेटर जारी किए लोगों को, जिनमें 3 दिन की दवा के लिए 18 इंजेक्शन का डोज जो है उन्होंने प्रति व्यक्ति दिया कि आपको 3 दिन की दवा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि पिछले 20 तारीख से और आज 27 तारीख पे खड़े हैं, हम लोगों को आज हमको 50 इंजेक्शन की आपूर्ति हुई, अभी 100 इंजेक्शन की और आपूर्ति हुई थी। मैं उसी का वितरण करा रहा था, आपके यहाँ आना पड़ा मुझे और वितरण वो चालू है। कुल मिलाकर के इन 7 दिनों में लगभग हमको 300 सवा 300 डोज मिले हैं और आवश्यकता 500 से 600 इंजेक्शन रोज की है, जो कि प्रशासन ने लेटर जारी किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो लेटर लेकर के इतनी प्रक्रियाओं के गुजर करके जो तीमारदार आता है तो ये सोचता है कि उसको दवा मिल जाएगी और हमारे पास उपलब्धता न होने से हम उसको मुहैया नहीं करा पाते हैं। उसकी अंतिम दरवाजा हम होते हैं, हम उसकी पीड़ा सुन रहे हैं, उसके मरीजों को मरते देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर डोज
प्रॉपर उसको मान लीजिए 6 इंजेक्शन का डोज आज दिया गया है, 6 इंजेक्शन का डोज उसको कल चाहिए, 6 इंजेक्शन का डोज उसको परसों चाहिए, यानी लगातार चाहिए। लेकिन स्थिति है कि अगर उसको हमने आज एक डोज दे दिया है तो कल हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। कुल अब तक 100 जो एप्लीकेशन थी उनमें हम लोग अब तक 35 से 38 लोगों को एक सिंगल डोज उपलब्ध करा पाए नहीं, हैं। लेकिन जितेंद्र जी मुझे ये बताएं, जितेंद्र जी मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम का कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे लोग हैं जितेंद्र जी मुझे बताएं कि ये सिस्टम की वजह से हो रहा है, समस्या है। जितेंद्र जी ये सिस्टम की वजह से हो रहा है कि या फिर आपको लग रहा है शॉर्टेज है दवा की, जो बात अनीता जी कह रही थी, जो कि एक कंपनी है प्रोड्यूस करती है, जो डिमांड आपकी है वो वहां से सप्लाई नहीं हो पा रही, या सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है? दवाइयां वहां उपलब्ध हो सकती हैं लेकिन जिसको जरूरत है उस सिस्टम की वजह से नहीं मिल पा रही है। क्या है स्थिति जितेंद्र जी? नहीं, मैं यहां पर सिस्टम की बात कहूंगा। सिस्टम की मंशा में मैं जानता हूं कि उन्होंने ये किया होगा कि दवा की उपलब्धता जो है वो उसमें काला बाजारी ना हो और लोगों को आसानी से मिले। लेकिन जो अनीता जी की बात थी, सप्लाई की बात, वो सही है कि इस इंजेक्शन की जो आपूर्ति है साल भर में, पूरे वर्ष में, भारतवर्ष में 2000 से 3000 इंजेक्शन का ही कंजम्पशन था। लेकिन इत्तेफाक से ये कोविड के बाद में ब्लैक फंगस की बीमारी ऐसी आई जिसमें मैं लखनऊ शहर की बात करूं तो आज कम से कम, चूंकि रेड क्रॉस जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को मुहैया करा रहा है इंजेक्शन, तो वहां पे तकरीबन कम से कम 500 से 700 इंजेक्शन रोज चाहिए। उसके बाद सरकारी अस्पताल है, यानी 10,000 इंजेक्शन यूपी को रोज चाहिए। तो भारतवर्ष में भी इसकी और ज्यादा डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में कमी है। लेकिन मैं प्रशासन की बात कहूंगा कि प्रशासन ने मान लीजिए कि इस पे अंकुश लगाने के लिए लेटर जारी करना शुरू किया, तो उसमें यह देखना चाहिए था उसके पीछे की चेन में कितने इंजेक्शन है, और अगर इंजेक्शन है तो लोगों को लेटर जारी किए जाए। अगर इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं हो पा रही तो लेटर न जारी की जाए। इससे लोगों में आक्रोश है। लोगों को, हमारे लोग लेटर लेकर के जब 1.5 दिन की प्रक्रिया के बाद हमारे पास आते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि हम उनको इंजेक्शन उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हमारे पास आते हैं तो हमारे पास अनुपलब्धता होने के कारण हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। आप इसको सरल तरीके से समझ सकते हैं कि 600 इंजेक्शन रोज हमको चाहिए। हम आज 22 तारीख के जारी हुए लेटरों को भी पूरी तरीके से इंजेक्शन मुहैया नहीं करा पाए हैं, पहली डोज। आगे 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, उसके बाद जिसको 20 तारीख को हमने इंजेक्शन दिया है उसको भी सेकंड डोज चाहिए। और इसमें अगर कोई एक डोज मान लीजिए 22 को दिया और 23 को नहीं दिया तो वो कोर्स उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो यहां पर शासन प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और इसकी आपूर्ति और लेटर जारी करने में ध्यान दे करके करना चाहिए। अन्यथा लोगों के अंदर, मान लीजिए कि हम लेटर जारी कराने गए और इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है तो हमको शासन बता दे कि इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है, लेकिन हमने उसको 2 दिन दौड़ाया और उसके बाद लेटर जारी किया, और वो जब हम रेड क्रॉस सोसाइटी के दरवाजे पे गया उसको इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके अंदर की निराशा का भाव आप जानिए। हमारे यहाँ 3-3 दिन से लगातार सुबह लोग आ जाते हैं, रात तक बैठे रहते हैं, रात में ताकते हैं कि कहीं हो सकता है पीछे से तो नहीं हम लोग इंजेक्शन सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सप्लाई नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं जितेंद्र जी, और इससे कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी जो लोग हैं और विश्वसनीयता पर भी सवाल आ जाते हैं। जितेंद्र जी आपकी बात सही है, मैं इसका जवाब देता हूं। अनीता जी करने से पहले उपलब्धता पे ध्यान दे लेना चाहिए। अनीता जी देखिए, पॉलिटिकली बातें तो होती रहेंगी, आप पॉलिटिकली जवाब भी दीजिएगा क्योंकि पॉलिटिकल मेहमान हैं आप लोग, लेकिन जो बात यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बैठ करके जितेंद्र जी बता रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है। अगर वो कह रहे हैं कि डिमांड ही डेली की 500-600 के आसपास है और उससे कहीं कम आप लोग उसको आपूर्ति कर पा रहे हैं और उस पर सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो लोग पहुंचते हैं उस सिस्टम के ही थ्रू वहां तक, उनको बड़ी निराशा होती है। इसको कैसे सही करेंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे अनीता जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमने का डिमांड सारी जितनी भी है वो सारी पूर्ति हो रही है, केवल भीड़ ना लगे इस वजह से ऐसा है। और बाकी ये डीएम को कहें, डीएम द्वारा व्यवस्था पूरी है, पूरे जिलों के वाइज डीएम सारे देख रहे हैं। जवाब नहीं है, नहीं सुनिए, जवाब मैं आपको पूरी बात बता रहे हूँ। सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री स्वयं जिलों में जाके सबका प्रशिक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ कमियां हैं उस कमियों को दूर भी कर रहे हैं। और जहाँ तक अभी हमारे एक मेहमान ने वैक्सीन के लिए बोला कि वैक्सीन विदेशों में भेज दी गई है, विदेशों में वैक्सीन जो भेजी गई है वो किस शहर भेजी गई है वो शायद हम लोग पहले सब क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद यदि एलिगेशन लगाया जाए तो गलत है। हमने बोला था कि हमने वैक्सीन एड के जरिए भेजी गई है, कुछ हमें आसपास के जिलों, अपने आसपास के देशों को देनी पड़ती है क्योंकि जो बीमारी है वो सरहद से नहीं देखती है, इसलिए हमने उसका ऐड किया था। ऐड की वजह से हमें दी, हमने कुछ कॉमर्शियल एग्रीमेंट से हमारे
उस वजह से हमने दी, क्योंकि हमने उनसे पेमेंट ले रखी थी, हमने उनसे क्या कहते हैं रॉ मटेरियल दिया था, तो इस वजह से हमने पहले इसको क्लियर कर चुके हैं। ऐसा नहीं, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास ना पर्याप्त वैक्सीन है, वैक्सीन जा रही है, सब इंजेक्शन पर्याप्त है, सब जा रहे हैं। मैंने इस चीज को पहले भी और आज हम आकाशीय मार्ग से सैनिटाइज भी कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए काम कर रहे हैं, मतलब हम अपनी तरफ से कहीं नहीं अनीता जी, फिर क्या वजह है कि अभी हम सिर्फ 2 से 3% आबादी को ही वैक्सीनेट कर पाए? अगर वैक्सीनेशन की उपलब्धता है तो ये तो बड़ा युद्ध स्तर पर होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय तो डॉक्टर से लेकर के हर एक्सपर्ट यही कह रहा है वैक्सीनेशन ही एकमात्र इससे बचाव है। देखिए हमारे और थर्ड वेव से भी बचना है तो पेरेंट्स को आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा कि बच्चों तक ना पहुंचे, क्योंकि संक्रमण की जो गुंजाइश है वो सबसे ज्यादा पेरेंट्स से है। मुझे बताइए कि वैक्सीनेशन की जो गति है वो कम तो हुई है ना आंकड़ों के हिसाब से भी अनीता जी? जो 16 लाख था वो 8 लाख पर आ गया, जहां 27 लाख हो रहे थे वहां पर 13 लाख हो गए। अगर ऐसे वो कम होता जा रहा है तो ये कह देना कि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो इसलिए कम कर दिया, अनीता जी ये एक्सक्यूज तो नहीं बनेगा। अनीता जी ये तो स्वीकार करिए कि कमी है। मैं अपने कभी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ बात कही है, जो भी महिलाएं छोटे बच्चों वाली हैं उनको पहले लगवा दिया जाए। उनके देखिए सब जगह अलग अलग कैंप लगे हैं, हाई कोर्ट के अलग लगे हैं, पत्रकारों के लिए अलग लगे हैं, उन महिलाओं के लिए अलग लगे हैं, हर तरह की सुविधा दी गई है। ऐसा नहीं है केवल मैंने कहा भारत इस तरह दूसरा देश है वैक्सीन लगाने में नंबर उससे कि सबसे बड़ी जनसंख्या भारत देश में है। अमेरिका में जितनी जनसंख्या हमारी यूपी की जनसंख्या उतनी अमेरिका में है। आप ये सोचिए उसके बावजूद हमारे में इतनी तेजी से लग रही है। मैंने कहा ये थोड़े दिन की बात है, उसके बाद आप देखिए हम लोग कैंप लगवा के अपने उसके जिलों में सब जगह जगह कैंप लगेंगे, कैंप के जरिए हम लोग वैक्सीन देंगे, लोगों के घरों तक वैक्सीन पहुंचेगी। हम लोग विदेश से भी वैक्सीन मंगाया रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मंगा रहे वैक्सीन की, जहाँ हमारे यहाँ भी बन रही है उसके बाद हम विदेश की वैक्सीन भी मंगा रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन ये कह देना कि सरकार लेकिन अनीता जी अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि जो हमको चाहिए उतनी आपूर्ति नहीं है हमारे पास? नहीं तो अब हमने कहा जनसंख्या हमारे पास बहुत है ना, जनसंख्या हमने कहा हम लोग जो बाहर से भी देखिए आज हम लोग देखते भी ऐसा नहीं है, एक हमारा भी है और उससे आप देखिए आज बाहर से हमारी वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है। और जिसको वैक्सीन की थोड़ी कमी जो रही ना, कोविशील्ड की कहीं कमी नहीं आई है, जो मारामारी थोड़ी हो रही कोवैक्सीन की, लेकिन आज कोवैक्सीन भी बड़ी अच्छी मात्रा में नहीं अनीता जी देखिए इस बात से तो मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि हमको दिल्ली के अंदर 18+ वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी बराबर पत्र लिख रहे हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बात को बार बार कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है और वैक्सीन जो चाहिए उनको वैक्सीनेट करने के लिए राजस्थान के अंदर भी लोगों को वो नहीं हो पा रहा है। और जो वो मंगा भी रहे हैं या जो ग्लोबल टेंडर भी हो रहे हैं या जिसको अपने बिहाफ पर भी जो वैक्सीन मंगाई जा रही है वो भी पूरी नहीं पड़ रही हैं। ये वैक्सीनेशन को लेकर के स्टेट क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर आप दे रहे हैं भरपूर मात्रा में तो कोई स्टेट क्यों पीछे हटेगा? अनीता जी अरविंद केजरीवाल की हमने जहाँ बात की, यही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे क्या मस्जिद में लगे हो, सब हॉस्पिटल बनाओ, ये करो। इन्होंने कितने हॉस्पिटल बना लिए अपने यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक करके क्या हॉस्पिटल बन जाते हैं? ना इन्होंने ऑक्सीजन, इनको जो पीएम से फंड दिया गया ऑक्सीजन प्लांट के लिए, इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। एक तरफ कह रहे हैं पूरी व्यवस्था कर ली, दूसरी तरफ इनके पीछे कह रहे मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो केजरीवाल की तो बात छोड़ दी, केजरीवाल पे आज जब वहाँ पे अंकुश कसा गया, जो ब्लैक लोगों को पकड़ा गया ब्लैक चीजों को, लेकिन अनीता जी वैक्सीनेशन अब कह रहे अब भैया हमारे पास ऑक्सीजन प्राप्त है क्योंकि आज ये लोग वहाँ पे ब्लैकिंग करवा रहे थे। और कोरोना को ये बताइए, सब कहते हैं कि आपकी रैलियों में बहुत ज्यादा चुनाव कोटा घटा दिया अनीता जी। भाई देखिए वो तो डाटा के आधार पे कह रहे हैं ना कि जो 16 लाख दे रहे थे अब आप उनको 8 लाख देने लगे, 7 लाख देने लगे, कैसे होगा वैक्सीन? क्योंकि हम देख रहे थे कि वो वैक्सीन को सरकारी उस पर ना दे के प्राइवेटों में बेचना शुरू कर दिया, धंधा बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है अब्बास जी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन भाई उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो या तो उसको प्राइवेट सेंटर्स में आप लोग ना बेचने लग जाएं। और आबादी भी चूंकि भारत की बहुत ज्यादा है, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये बात अनीता जी दोहरा रही हैं। क्यों लग रहा है आपको कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है? अनीता जी के हिसाब से तो नहीं है। मैं अनीता जी अगर बीच में न टोके तो 5-6 बातें कही, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक बात इन्होंने कही कि हमारी एड फॉरेन एड का जिक्र कर रही थी, उसके तहत भेजा।
तो जब हम खुद हमें वैक्सीन की आवश्यकता है, बड़े बड़े देश जो विकसित देश हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी जनता को वैक्सीन नहीं मिलेगी हम हीरो बनने के लिए हम दुनिया में नहीं भेजेंगे, तो आपने क्यों भेजी? जबकि विरोधाभासी से देखिए मैंने पहले ही शर्त रखी थी कि आप बीच में मत बोलिएगा। नीता जी थोड़ा शालीनता के साथ बात करिए, अभी जवाब दीजिएगा। आपके मन में विरोधाभासी बात है, आप ही के एक मंत्री कहते हैं कि मैंने एड के थ्रू भेजी है और आपके प्रवक्ता बोलते हैं कि मैंने जो है ये एड नहीं है, ये हमारी कॉमर्शियल डील है। चलिए कुछ भी है, कॉमर्शियल डील क्यों कही आपने? दूसरी बात, मेरी बात आप बार बार कह रही हैं, देखिए मैं सिर्फ तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। देखिए आप जवाब दीजिएगा, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो ये गलत बात होगी। देखिए मैं बीच में बोला, मैंने एक बात होगा। आयुष जी देखिए ये गलत बात है। अनीता जी बोलने दीजिए। अनीता जी देखिए आपको मैंने भरपूर समय दिया, अब अब्बास जी की बात को सुने। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो है हमारा नंबर 2 का देश है जहां पे हमने वैक्सीन लगाई, हमारी आबादी ज्यादा है, बिल्कुल 3% लोगों को वैक्सीनेट किया, लेकिन हमारा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन देश है। ये भी तो आप बताइए, अब वो आपने नहीं बनाया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन देश। तीसरी बात आपने बोली कि हाई कोर्ट ने जो है आपकी तारीफ करी, मुझे शब्दों में बताइए, कोर्ट करिए आप, क्या शब्द हाई कोर्ट के जो उन्होंने तारीफ करी। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ। सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब देश संकट में है ऐसी स्थिति में हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। 2 फरवरी को पार्लियामेंट्री पैनल ऑन हेल्थ ने एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी थी शीत सत्र में कि भाई देश में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, इसके ऊपर आप इसको सुनिश्चित करें, सरकार से कहा था। सरकार को उससे पहले पता होगी वो बात, लेकिन सरकार ने क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई करी? मैं आपको बताना, जब सरकार चाहती है तो 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से आगे लग जाता है। इतना समय था, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा? जबकि सिर्फ 4 हफ्ते का समय लगता है अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगने के लिए, ठीक है? क्यों नहीं लगाया? देखिए अब ये पेमेंट दिया गया। अरे आप मैंने गलत सुना, पीएम फंड आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। उसके बाद आप पहले मुझे हाईकोर्ट के शब्द बताइए क्या तारीफ करी। तीसरा, अभी एक साथी ने कहा कि WHO ने इनकी तारीफ करी। मैं बताना चाहता हूँ कि WHO देखिए चिल्लम चिल्ला होगा, इसको मुर्गा लड़ाई मत बनाइए आप। जब आपको हाईकोर्ट में आज ही हाईकोर्ट में पेशी थी। WHO इनकी सरकार कहने लगती है कि जब मैं नहीं बोलूंगा तो क्या करूं? WHO इन्होंने कहा, WHO ने इनकी तारीफ करी, कोई तारीफ नहीं करी। WHO ने 3 ट्वीट किए थे, उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि मैं जो है क्या काम WHO कर रहा है उत्तर प्रदेश में कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर के। WHO ने जानकारी दी थी कितने लोग इन्वॉल्व हैं। एक ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी थी कि गाँव-गाँव कैसे टेस्टिंग की जा रही है। तीसरे ट्वीट में WHO ने जानकारी की थी कि WHO खुद इस कार्यक्रम में मतलब उनको मॉनिटरिंग कर रहा है, मैनेजमेंट देख रहा है माइक्रो लेवल पे। ये WHO ने श्रेय लेने की कोशिश की, इसको उन्होंने तारीफ बता दिया। आज ये कोर्ट की बात वही कर रहे हैं, तो ये सिर्फ झूठ फैलाना चाहते हैं। अभी इन्होंने बताया 10 जिले में जाते, मुख्यमंत्री जिस जिले में जाते हैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं। ये क्या आवश्यकता है आपको? आप काम कर रहे हैं कि दिखाना चाह रहे हैं? जैसे ही कोविड अपने पीक पे पहुंच गया, नीचे आने लगा, वैसे ही मुख्यमंत्री जी एक्शन में हो गए। ये क्या मतलब है? हमें सिर्फ जनता की जान बचाने से मतलब है। आप अगर समय से ऑक्सीजन उपलब्ध करा देते तो शायद कितने लोगों की जान बच सकती। अभी रेड क्रॉस के जितेंद्र जी ने जो शब्द कहे हैं, जो बात कही है को लेकर के, वो आपकी सरकार की कलाई खोलने के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आप कुछ आके कहेंगे आपने 2 चेहरे अपने बंद रखिए। कोई 2 चेहरा नहीं है। चलिए ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस आरोप प्रत्यारोप से जो बातें आज निकली अनीता जी, कम से कम अगर वो मैनेजमेंट थोड़ा और बेहतर हो जाए तो आगे आने वाले भविष्य के अंदर कम से कम अभी हम लोग और तैयार हो जाएं और इस तरीके की और परिस्थितियां देश और प्रदेश के अंदर न बने। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अपने अपने स्तर पर प्रयास राज्य सरकार लगातार कर रही है, लेकिन हाँ, विपक्ष का भी ये काम है कि उन खामियों को वो बताता चले साथ में जो समय मैनेजमेंट के अंदर हैं, और अगर उस खामियों को सकारात्मक तरीके से सरकार लेती है और उस पर काम करती है तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम सुखद देखने को मिलेंगे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।